हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। कल हमने कार्यपालिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कार्यपालिका क्या होती है, किस प्रकार से होती है, मुख्य कार्य उसका क्या होता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंगों में मुख्य अंग कार्यपालिका भी है। तीनों का आपसी नियंत्रण कैसे होता है, किस प्रकार से कार्यपालिका का मुख्य इंट्रोडक्शन था, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करते हैं कार्यपालिका के प्रकारों की। कार्यपालिका के 2 आधार हमने बांटे हैं यहाँ पर। पहला सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और दूसरा एक व्यक्ति का नेतृत्व के आधार पर। हमने कार्यपालिका को आगे बढ़ाया है और कार्यपालिका में हमने प्रकार कितने बनाए? 2। एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और दूसरा एक व्यक्ति का नेतृत्व। सामूहिक नेतृत्व का मतलब ये हुआ कि एक मुखिया और उसका मंत्री परिषद या समूह में उसने पूरा शासन को संभाल लिया, समूह में वो सरकार लेकर चलेगा, तो क्या कहलाएगा? सामूहिक नेतृत्व कहलाएगा। एक व्यक्ति का नेतृत्व, इसमें लीडरशिप किसकी रहेगी? एक व्यक्ति की रहेगी, बाकी सब सहयोगी रहेंगे, लेकिन ताकत किसी एक व्यक्ति के पास ही होगी। कार्यपालिका के प्रकार के हमने 2 विभाजन कर दिए, सामूहिकता के आधार पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में से बांटते हैं। पहला संसदीय और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन। संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो संसदीय शासन व्यवस्था भारत में पाई जाती है। भारत में केंद्र में जो सरकार चलाई जाती है वो किसके माध्यम से चलाई जाती है? संसद के माध्यम से चलाई जाती है। और संसद को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? संसद कहलाते हैं। अगर हम 2 भागों की बात करें तो कौन कौन से भाग हैं? लोकसभा और राज्यसभा, और तीनों अंग उसको मिलकर संसद हम कहते हैं। सवाल क्या बना? कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर। मोस्टली कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। इसमें पहला कौन सा है? संसदीय, दूसरा कौन सा है? अध्यक्षात्मक, और तीसरा कौन सा है? अर्ध अध्यक्षात्मक। 3 भागों में हम इसे बांटेंगे, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। पहले हम पढ़ते हैं संसदीय, फिर हम एक एक की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पीएम आम तौर पर सरकार का प्रमुख होता है। भारत में हम बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। और पीएम क्या होता है? हमेशा सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। और लीडरशिप किसके हाथ में होती है? पीएम के हाथ में होती है। हमने कल ये भी पढ़ा था कि व्यवस्थापिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नाम मात्र की और कार्यपालिका। नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति को हम नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से संबोधित करते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का हम देखते हैं प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो आमतौर पर सरकार का भी क्या होता है? प्रमुख होता है। विधायिका के बहुमत दल का नेता। अब हमने कल ये बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि संसद को हम और क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका कह सकते हैं। संसद को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? विधायिका के नाम से जानते हैं। और तीसरा नाम उसका संसद ऑलरेडी है ही। तो संसद के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। पहला नाम कौन सा? विधायिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा संसद खुद है। तो विधायिका को ही हम क्या कह रहे हैं? संसद भी कह रहे हैं और व्यवस्थापिका भी कह रहे हैं। विधायिका में यानी कि संसद में बहुमत दल का नेता हमेशा क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है, प्रधानमंत्री कहलाएगा। यानी कि संसद के लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है आमतौर पर प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन कई बार देखने में आया है राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। मनमोहन सिंह जी डॉक्टर साहब थे और इंदिरा गांधी जी दोनों ही राज्यसभा से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। विधायिका के प्रति जवाबदेही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित की जाती है। कार्यपालिका क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कर रही है, इन सब बातों की जवाबदेही निश्चित होती है। और कार्यपालिका पर कल हमने बात की थी, नियंत्रण कौन कर सकती है, व्यवस्थापिका विधायिका कर सकती है, सवाल पूछ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव ला सकती है। बहुत प्रकार के नियंत्रण के साधन है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण करने के लिए व्यवस्थापिका के पास। यानी कि संसद सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकती है, जिससे सरकार पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मजात यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है कि जिसने भारत के गरीब परिवार में जन्म लिया है वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा उल्लेख नहीं है। आम से आम नागरिक, गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चुनाव लड़कर जीत सकता है, सांसद बन सकता है। और यदि विधायक दल की बैठक यानी कि सांसद उसे बहुमत प्रदर्शित करते हैं, जनता उसे बहुमत देती है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आम नागरिक भी बहुत आसानी से प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ दो प्रकार से ऑप्शन है। संसदीय शासन व्यवस्था में राज व्यवस्था भी आ सकती है, जैसे ब्रिटेन में है। हम जानते हैं ब्रिटेन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहां का जो प्रमुख है वो कौन कहलाता है, राजतंत्रीय व्यवस्था कहलाती है। दूसरी संवैधानिक व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन राजा का उदाहरण ब्रिटेन परफेक्ट नहीं बैठता है। कई जगह जन्मजात राजा का पद लिया गया है, या इसे आप हटा ही दें, राजा आपको कंफ्यूज करेगा। संवैधानिक व्यवस्था है, इसका मतलब ये हुआ कि संसदीय व्यवस्था में प्रमुख आधार किसका है, संविधान का है। और जो भी कार्य होने हैं वो किसके आधार पर होने हैं, संविधान के आधार पर होने हैं। मन मुताबिक कोई कार्य नहीं हो सकता। नियम कानून कौन बनाएगी, विधायिका बनाएगी। उनका पालन कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने बहुत अच्छे से समझ ली। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, विधायिका में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, सरकार को हर हाल में जवाब देना पड़ेगा, क्या किया, कैसे किया, कितना बजट लिया, क्या समस्या है, किसी भी समस्या पर जवाब देना पड़ेगा। आपको याद हो 370 पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे सदन को संतुष्टपूर्ण जवाब दिया था। सब सवालों के जवाब दिए गए थे और बाद में उस पर वोटिंग हुई थी। देश का प्रमुख जन्मजात नहीं होता है, कोई भी बन सकता है चुनाव के माध्यम से। यह व्यवस्था भारत में है। इसके बाद यदि हम देखें अर्ध अध्यक्षात्मक, तो ये थोड़ी सी अजीब है, बाकी ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ कौन था, आमतौर पर प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यहाँ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ और यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ और यहाँ एक एक प्रमुख है, लेकिन इसमें दो प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री भी प्रमुख और राष्ट्रपति भी प्रमुख। राष्ट्रपति देश का क्या है, प्रमुख है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। पूरे देश का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। तो शक्ति के केंद्र कितने हो गए, दो। दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी कि राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष मतदान से आएगा और प्रधानमंत्री भी कैसा आएगा, प्रत्यक्ष मतदान से आएगा। इसमें राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष मतदान से, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय यानी कि मतदान के माध्यम से सांसद और जो विधायक आते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति किसका प्रमुख कहलाएगा, देश का प्रमुख कहलाएगा। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख, सरकार का प्रमुख कहलाएगा। दोनों का चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव पर क्या होता है, हमने डिटेल से पढ़ा। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, अप्रत्यक्ष चुनाव वह है जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद विधायक के प्रति जवाबदेही होता है। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री को बनाया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संपूर्ण मिलकर किसके प्रति जवाबदेही होगी, संसद के प्रति सवालों के जवाब देने होंगे।
यानी कि इसके आधार रूप किसका है, संसदीय व्यवस्था का ही है। लेकिन इसमें प्रमुख किसे बना दिया, राष्ट्रपति को, इसीलिए क्या कहलाई, आदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहलाई। यदि ये व्यवस्था हटा दें तो ये पूरी व्यवस्था कौन सी कहलाती है, यही हो जाती है। तो ये आपको अंतर ध्यान में रखना है। इसमें प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। इसमें आपको ध्यान रखना है, वास्तविक प्रमुख की बात करें कार्यपालिका का तो प्रधानमंत्री, और नाममात्र की बात करें तो राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख आपको ध्यान में रखना है, भारत में संवैधानिक प्रमुख भी कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति ही कहलाएगा। प्रधानमंत्री केवल वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कहलाएगा। ये व्यवस्था कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है श्रीलंका में। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था की। इसमें एक व्यक्ति का नेतृत्व होता है, अमेरिका इसका प्रमुख उदाहरण है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, ये हम जानते हैं। अभी अमेरिका में चुनाव भी चल रहे हैं, नवंबर महीने में चुनाव होते हैं, और अमेरिका का चुनाव 4 वर्ष में एक बार होता है। तो राष्ट्रपति देश का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। ये लाइन एज इट इज यहाँ भी आ गई। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख भी होता है। अब ये बड़ा अंतर आ गया, आपको देखना है। यहाँ क्या था, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री किसका, सरकार। यहाँ दोनों प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख भी कौन है, राष्ट्रपति। इसीलिए ये एक व्यक्ति का शासन हो गया, क्योंकि यही संवैधानिक और यही वास्तविक कार्यपालिका का भी अध्यक्ष हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है, प्रत्यक्ष मतदान से होता है। हम जानते हैं अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं, भारत का बहुत बड़ा इसमें रोल होने वाला है। इसीलिए भारतीयों को रिझाने के लिए ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, ये सबसे बड़ी सख्ती का कारण है कि राष्ट्रपति विधायिका संसद के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, इसीलिए सख्ती ज्यादा मिलती है और वो खुलकर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अनियंत्रित शक्ति उनके पास है, उस पर भी बहुत सारे नियंत्रण होते हैं। डिटेल में हम आगे जाके अध्यक्षात्मक प्रणाली जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे किस प्रकार से राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाया जाता है, किस प्रकार सीनेट होती है, किस प्रकार कांग्रेस होती है। वहां दोनों सदनों के नाम है सीनेट और कांग्रेस, और किस प्रकार से संसद वहां की उनको रोकती है कि अन्य कार्य या बहुत ज्यादा पावरफुल कार्य वो नहीं कर पाएंगे। अब तीनों को हम कंपेयर करते हैं। हमने पढ़ा कार्यपालिका के प्रकार, तो वास्तविक और नाममात्र। अगर इसको डिक्लेरेशन करें, डिफाइन करें, तो दो भागों में हम और बांट सकते हैं, सामूहिक नेतृत्व और एकल व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व में कितने भाग, 2, संसदीय और अर्धअध्यक्षात्मक, और फिर अध्यक्षात्मक। पीएम आमतौर पर सरकार का प्रमुख, अर्धअध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख, और यहाँ कौन है, देश का प्रमुख। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही होता है। आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ भी देश का प्रमुख राष्ट्रपति ही होगा, यानी कि तीनों ही व्यवस्था में देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति ही है। पीएम आमतौर पर सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, दोनों में सेम बात है। लेकिन यहां क्या हो गया, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री नहीं। विधायक के दल के नेता का बहुमत होता है, यहाँ स्पेशल बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है कौन, प्रधानमंत्री और उसकी सरकार, यानी कि कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होती है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। यहाँ क्या है, दोनों विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। यहाँ जवाबदेही नहीं होती। देश में कोई भी प्रमुख बन सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। यहाँ भी चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं तो कोई भी हो सकता है, और यहाँ भी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष मतदान होते हैं। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब हुआ कोई भी चुना जा सकता है। बराक ओबामा श्वेत राष्ट्रपति बनने वाले पहले थे, और पूरी दुनिया में इनकी फिर चर्चा चली। तो ये तीनों व्यवस्था कार्यपालिका को डिफाइन करने के लिए आपको बताई गई थी। इसके बाद हम यहाँ से सवाल देखें तो सवाल क्या क्या बनेंगे ये आपको देखना है। पहला, कार्यपालिका को स्पष्ट कीजिए। तो कार्यपालिका का अर्थ हम कल ही स्पष्ट कर चुके थे। कार्यपालिका के प्रकार तो 2 प्रकार, वास्तविक और नाम मात्र की।
और कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, तो इसको डिफाइन करें कार्य के आधार पर तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला सामूहिक नेतृत्व, दूसरे एकल व्यक्तित्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व भी कितने भागों में बांटा जा सकता है, सवाल आएगा आपके पास। कार्यपालिका को सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, संसदीय और अध्यक्षात्मक। आपसे पूछा जाएगा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषताएं लिखें, तो ये सारी आएंगी। आपसे पूछा जाएगा अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका व्यवस्था को समझाएं, या ये भी सवाल बनेगा अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। आपसे पूछ लेगा संसदीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। तो ये व्यवस्था कहाँ है, भारत, श्रीलंका, और ये कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। इसमें हम अगला बिंदु देखें, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति। तो भारत में राष्ट्रपति की स्थिति देखने से पहले हम जानते हैं भारत में कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार तो इसमें था वास्तविक, और दूसरा कौन सा था, नाम मात्र। हम जानते हैं वास्तविक का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, और नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब हम राष्ट्रपति की स्थिति की बात करते हैं। हम जानते हैं कि भारत में चुनाव होता है सांसदों का। सांसदों का क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है सांसदों का, और सांसद मिलकर किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। तो वास्तविक शक्ति किसके पास रहती है, प्रधानमंत्री के लिए। अरे ये यहां गड़बड़ हो गया, ये उल्टा हो गया। वास्तविक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र की किसके पास, राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनती है, सांसदों को चुनती है। सांसद किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री जी को चुनते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए मजबूरी में कहें या यूं कहें जनता की ताकत के आगे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होगी, सलाह माननी होगी। ये प्रावधान किया गया है। फिर से देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति की भारत में बात करें तो कार्यपालिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति। यानी कि औपचारिक अध्यक्ष कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। इनको क्या कहते हैं, भारत में संवैधानिक अध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष भी हम लोग कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव भारत में होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव किसके, सांसदों के होते हैं। सांसद किसे चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। और ये व्यवस्था कौन सी कहलाई, प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था, प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था या प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था। जनता ने किसको चुना, प्रतिनिधि को। इनके प्रतिनिधियों ने किसको चुना, प्रतिनिधि को। यानी कि प्रतिनिधि का प्रतिनिधि क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाएगी। आम जनता ने किसको चुना, सांसदों को चुना, और सांसदों ने किसको चुना, अपने प्रतिनिधि को चुना। तो प्रतिनिधि का प्रतिनिधि क्या कहलाता है, प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था कहलाती है। राष्ट्रपति महोदय डायरेक्ट नहीं चुने जाते, मेन डायरेक्ट कौन चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जनता के चुने हुए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेंगे, क्योंकि ये नाम मात्र के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यदि राष्ट्रपति महोदय बात नहीं माने तो इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, और उसके सारे प्रावधान हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। महाभियोग कहाँ लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा, वो सारी व्यवस्था करनी होती है। इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। इनके पास विधायिकी, कार्यपालिका की और न्यायिक शक्तियां इनके पास होती है। हम डिटेल से वो भी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की कोई कमजोर स्थिति भारत में नहीं है, लेकिन इनके
जो कार्य हैं वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से ही होंगे, क्योंकि वास्तविक रूप से चुनकर कौन आए हैं, प्रधानमंत्री, और उनका मंत्री परिषद चुनकर आया है। एक बार इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, यानी कि पिंजरा तो क्या है, सोने का है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। शक्तियां तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति कोई भी कार्य किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष है, भारत का प्रथम नागरिक है, और वो सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा।